हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का, जो कि यूपी टीईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिगम का अर्थ या फिर सीखने का अर्थ और सिद्धांत। इस चैप्टर में मैंने कुछ टॉपिक्स को आपको पढ़ा दिया था, जैसे कि हमने यहाँ पे अगर देखें, अधिगम का अर्थ आपको बताया था, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बताए थे, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ जो भी थी, अधिगम के नियम। अधिगम के नियम में 2 नियम हुआ करते हैं, एक तो थे मुख्य नियम और दूसरे थे गौड़ नियम। तो मुख्य नियम मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आज से हम शुरू करेंगे इस वीडियो में गौड़ नियम, और उसके बाद जो ये नियम है इनका जो हमारी क्लासरूम है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं कक्षा शिक्षण में, इनकी व्यावहारिक उपयोगिता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे सीखने का वक्र है, सीखने का पठार, उसके कारण, ये सब चीज़ें कवर करेंगे। और साथ ही में जैसे कि थॉर्नडाइक या पावलोव, ये जो बड़े बड़े जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने क्या सिद्धांत दिए हैं। और उसके बाद हम क्विज एक देखेंगे अधिगम के बारे में। तो आज दोस्तों शुरू करते हैं अधिगम के गौड़ नियम से। अधिगम के जो मुख्य नियम थे, एक बार आपको रिवाइज कराई देता हूं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 नियम अधिगम के मुख्य नियम थे। अब अधिगम के जो गौड़ नियम है वो हैं 5 नियम, जिसमें से पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम, या फिर जिसे हम बहु अनुक्रिया का नियम भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। दूसरा है मानसिक स्थिति का नियम, या फिर मनोवृत्ति का नियम भी बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे तो लॉ ऑफ मेंटल सेट। आंशिक क्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी या अल्पकाल के क्रिया का नियम। अगला है समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलरिटी या सादृश्य अनुक्रिया का नियम भी बोलते हैं। और 5वां है साहचर्य परिवर्तन का नियम या साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो ये 5 नियम हैं। अब एक एक नियम को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जैसे पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम या फिर बहु अनुक्रिया का नियम। इंग्लिश के वर्ड से आप समझिए इसे लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। मल्टीपल रेस्पॉन्स मीन्स क्या होता है, इस नियम के अंतर्गत आता क्या है कि कोई व्यक्ति है, जब उसके सामने कोई एक प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, और वो उसे जब सुलझाने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो बहुत सारे तरीके उसके दिमाग में आते हैं या सोचता है, और वो ऐसे तरीके तब तक सोचता रहता है कि जब तक कि उसे एक फाइनल सॉल्यूशन ना मिल जाए। तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल रेस्पॉन्स वाला नियम। तो इसमें होता क्या है कि जब उसे वो समस्या का समाधान मिल जाता है, तो अपनी समस्या सुलझाने के बाद जो व्यक्ति है उसे एक संतोष का अनुभव होता है। तो बहु अनुक्रिया का नियम या बहुप्रतिक्रिया का नियम आप समझ गए। अगला है मानसिक स्थिति का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मेंटल सेट। इसमें भी क्या होता है कि जब किसी इंसान के दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाती है, या यूँ कहिए कि उसकी जो सीखने की जो योग्यता है वो एक या तो उसके एटीट्यूड पर या फिर उसका जो मन है, रुचि है, उस पर डिपेंड करती है। अगर उसका मन है तो वो किसी भी कठिन से कठिन काम को बहुत जल्दी सीख लेता है और उसे करने भी लगता है। लेकिन अगर उसका मन नहीं है, उसका एटीट्यूड नहीं है उसे करने का, तो एक तो उसका पहले तो इच्छा ही नहीं होगी सीखने की, या दूसरी बात जब वो कोशिश भी करेगा तो उसे अच्छे से सीख नहीं पाएगा उस क्रिया को, और अगर करेगा भी और उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। तो ये होता है मानसिक स्थिति का नियम। ये नियम क्यों पढ़ाए जाते हैं, मुख्य नियम, गौड़ नियम, कि बच्चों को जब अधिगम कराया जाए क्लासरूम में, तब इन सभी नियमों को टीचर को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि आखिर एक बच्चे को अधिगम कराने में अगर इन नियमों को फॉलो किया जाएगा तो उसे बहुत आसानी से कोई भी लेसन समझ में आ जाएगा। आंशिक क्रिया का नियम जो है 3rd नियम, इसके अंतर्गत ये बातें आती हैं कि कोई भी आपके पास अगर समस्या है, या फिर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि उस पूरे के पूरे टॉपिक के पीछे या उसको सॉल्व करने के लिए, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए पूरी समस्या के पीछे भागना चाहिए। हमेशा हर समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए, और उसके बाद ही क्या होना चाहिए, उसमें जो मुख्य चीज़ें हैं, यानी कि जिस चीज़ का प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है उसी चीज़ को ध्यान देना चाहिए। इसे बोलते हैं आंशिक क्रिया का नियम या फिर लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। पूरे के पूरे स्थिति होती है, पूरी समस्या होती है, उसके पीछे भागने से अच्छा है जिस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ को सॉल्यूशन देना, ये इसमें बताया गया है। अगला जो नियम है वो है समानता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ सिमिलरिटी, जिसे हिंदी में सादृश्य अनुक्रिया का नियम भी बोलते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें समझ लीजिए, ये जो नियम है इसका आधार होता है अनुभव, यानी कि एक्सपीरियंस।
अब इसमें अनुभव और समानता, इससे आप क्या समझ सकते हैं? समानता मतलब है कि जैसे कि आप पहले कभी किसी गलत परिस्थिति में फंस गए थे और आप जैसे जैसे करके उस परिस्थिति से फाइनली निकल गए। अभी क्या होता है, फिर से वही परिस्थिति अगर आती है तो यहाँ पर आपका काम करेगा अनुभव, और आपको अपनी पुरानी वाली परिस्थिति से समानता बिठानी पड़ेगी कि आप फिर आपने जो एक्सपीरियंस वहाँ से लिया है उसको यूज करके आप फिर से इस स्थिति से पहले की अपेक्षा बहुत ही आसानी से निकल आएंगे। तो इसी को बोलते हैं सादृश्य अनुक्रिया का नियम या फिर समानता का नियम। जैसा कि मैंने बताया था कि इस नियम का जो आधार है वो पहले का लिया हुआ अनुभव है। तो इंसान जो पहले अनुभव ले चुका है तो आने वाली जो स्थिति होगी उसमें वो वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसी कि उसने पहली परिस्थिति में की थी जिससे उसकी समस्या सॉल्व हुई थी, तो उसे ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। और अगला जो लास्ट नियम है वो है साहचर्य परिवर्तन का नियम या फिर साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो इस नियम में होता क्या है, सबसे पहली बात तो यह है कि जो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक हैं उन्होंने जो साहचर्य परिवर्तन के नियम था जो पावलोव का, उसी को बताया है इसको, यानी कि थॉर्नडाइक ने जो पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन का जो नियम है उसी को बोल दिया है साहचर्य परिवर्तन का नियम, उसी की व्याख्या की है सबसे पहली बात, क्योंकि ये दोनों नियम सेम हैं। और इस नियम के अनुसार होता क्या है कि एक उद्दीपक है, एक उद्दीपक यानी कि ये समझ लीजिए इसमें जो एक क्रिया है, काम करने का जो तरीका है उसका स्वरूप तो सेम रहता है पहले जैसा ही, लेकिन परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है कि पहले कभी आपने कोई एक क्रिया की है और उसी जैसी दूसरी परिस्थिति में अगर आप फंस गए हैं तो इसमें क्या होता है कि सेम क्रिया करनी पड़ती है आपको, तो क्रिया सेम रहती है, बस परिस्थिति चेंज हो जाती है। जैसे कि पावलोव ने बोला था शास्त्रीय अनुबंध का नियम और थॉर्नडाइक ने बोल दिया है साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है। तो ये जो 5 नियम है इन्हें बोलते हैं अधिगम के गौड़ नियम, और मुख्य नियम आपने 3 पढ़ लिए थे। इसके बाद अभी इन 5 नियम का हमारे जो क्लासरूम है इनमें आखिर इनकी उपयोगिता क्या है, इन 5 नियम को अगर और उन 3 नियमों को, जैसे पहले इन 5 नियम की बात कर लेते हैं, इन 5 नियम को अगर आपके दिमाग में है, आप एक टीचर हैं, तो आप क्लास में इन्हें कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले तो थॉर्नडाइक का ये बोलना था कि टीचर को क्लास का एक टारगेट सेट करना चाहिए। डेली जब भी क्लास में आता है तो एक टारगेट रखो, एक एम होना चाहिए, और वो एम हर एक बच्चे को मालूम होना चाहिए कि आज ये टीचर हमें इतने चैप्टर या इतने लेसन या फिर इतने पेज पढ़ाएंगे किसी एक लेसन से। उसके अलावा उस टीचर को हर एक शिक्षार्थी की क्षमता के बारे में मालूम होना चाहिए कि आखिर इनकी क्षमता कितनी है, और फिर उस टारगेट को पाने के लिए जो ये टारगेट इन्होंने दिया था उसको डायरेक्ट उसके सर पर नहीं रखना चाहिए, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे ही मान लीजिए पेज पढ़ने का टारगेट है, पहला पेज होते ही जिस ग्रुप ने उस पेज को पढ़ा है उनको शाबाशी देनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि अगर उनकी प्रशंसा करेगा टीचर तो उनके अंदर क्या एक संतोष की एक अवस्था आती है और वो मोटिवेट होते हैं आगे पढ़ने के लिए। ठीक है। थॉर्नडाइक के नियमों से एक और बात सामने आती है जिसे क्लासरूम में हम यूज कर सकते हैं, वो क्या है कि जैसे ही क्लासरूम में, मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि क्लासरूम में अगर बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए तो वो बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी जोश में भी आ जाते हैं और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। लेकिन उन्हें आप मोटिवेट किस तरीके से कर सकते हैं? जैसे कि कोई एक क्लास या ग्रुप है, तो जिन छात्रों ने बहुत जल्दी किसी लेसन को तैयार करके किसी टीचर को बता दिया तो उन्हें तुरंत कुछ ना कुछ अवार्ड देना चाहिए, जैसे कि कुछ इनाम दे सकते हैं या उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, सभी के सामने उनके लिए तालियां बजवा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि छात्रों में फिर से वही अच्छा काम, या दूसरे छात्र भी देख करके अच्छा काम करने की तरफ बढ़ते हैं। और अगर कोई छात्र पहले ही बार में गलती कर रहा है क्रिया करते समय तो उनकी जो गलतियां हैं उनमें तुरंत सुधार कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे क्या है कि जो सीखने का एक जो तरीका है उसको बल मिलता है, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। दूसरी बात कही है थॉर्नडाइक ने कि जो क्लास का जो माहौल है वो माहौल जो बच्चों की जो नॉर्मल ज़िंदगी होती है उस माहौल से सेम होना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे जब जो भी चीज़ें लेसन वगैरह जो किताबों में जो भी कुछ सीखेंगे और उसी को सेम जब अपने नॉर्मल लाइफ में जब उसे यूज कर रहे होंगे उसी टाइम पर, तो बहुत जल्दी उसको वो आत्मसात कर लेंगे, अपने अंदर समा लेंगे उन चीज़ों को, तो उन्हें सीखने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। कब नहीं होगी कि जब दोनों तरफ परिस्थितियां समान हो, एक तो उनके पढ़ते समय और एक जब वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं उस समय। तो ये जो कुछ मत हैं थॉर्नडाइक के जो कि हमारे क्लासरूम में इनकी उपयोगिता साबित करते हैं,
वो मैंने आपको बताया। अब आगे अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत आखिर क्यों मनोवैज्ञानिकों को प्रतिपादित करने पड़े? क्योंकि जब कभी भी अधिगम की बात चलती थी तो लोगों के मन में या मनोवैज्ञानिकों के मन में तीन बातें आती थी कि आखिर हम लोग या फिर जो इंसान है, प्राणी है, वो क्यों सीखता है। यानी कि पहली बात तो आ जाती थी क्यों, और दूसरी बात आती थी कि प्राणी आखिर सीखता कैसे है, और प्राणी क्या सीखता है। ये क्यों, क्या और कैसे, ये जो तीन बातें हैं ये मनोवैज्ञानिकों के मन में आई, और इन्हीं बातों के बारे में खोज करते करते मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए। लेकिन जो सीखने के जो अलग अलग जो सिद्धांत हैं उनकी जो प्रकृति अगर देखी जाए सभी मनोवैज्ञानिकों की, तो उसके आधार पर इन सिद्धांतों को दो वर्गों में बांट सकते हैं हम। तो पहला वर्ग क्या है, जो कि यहाँ पर नंबर 1 जो लिखा हुआ है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, यानी कि SR थ्योरी, या फिर जिन्हें हम बोलते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत। और दूसरी जो क्लास है इन सिद्धांतों की वो है उद्दीपन सिद्धांत, स्टिमुलस थ्योरी, या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत। अभी यहाँ पर इन दो चीज़ों में थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, एक तो उद्दीपन क्या है और एक होता है उद्दीपक। तो ये चीज़ें क्या होती हैं इन्हें मैं आगे आपको पूरा अच्छे से विस्तार से एक्सप्लेन करके बताऊंगा अगली स्लाइड में। फिलहाल आप ये देख लीजिए, ये दो जो वर्ग हैं, इन दो वर्गों में उन सभी थ्योरी को बांटा है। एक तो SR थ्योरी और एक होता है SS थ्योरी। ठीक है, अभी आगे चलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या क्या है इनमें। तो पहली वाली थ्योरी जो है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या फिर व्यवहारवादी सिद्धांत। तो इसमें होता क्या है कि इसमें क्या है, जब कोई प्राणी है उसके सामने कोई भी समस्या आती है तो जो समस्या होती है उसी को बोला जाता है उद्दीपन। पहले इस बात को याद रखिए, यहाँ पर उद्दीपन जो कि एक साइकोलॉजिकल जो वर्ड है, ये वर्ड होता है समस्या के लिए। अगर कोई समस्या है, जैसे हम हिंदी में नॉर्मल लैंग्वेज में समस्या बोलते हैं, उसे यहाँ पर उद्दीपन बोल दिया। और अनुक्रिया का मतलब क्या होता है, उसके लिए कोई रिएक्शन या रिस्पॉन्स, बस और कुछ नहीं है उद्दीपन और अनुक्रिया। ठीक है, अभी आपको यह समझाता हूँ, जब कोई भी प्राणी के सामने कोई एक समस्या आई, समस्या मीन्स कोई एक उद्दीपन आया, तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए इंसान अलग अलग हाथ पैर मारता है, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। मान लीजिए कोई चीड़ पेट पर लटकी हुई है, तो कभी अपनी हाइट को देख करके आप जंप करने की कोशिश करेंगे, कभी कोई डंडा ले आएंगे, कभी नीचे कुछ रखने की कोशिश करेंगे, फाइनली आप कैसे ना कैसे करके उस चीज़ को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो वही है कि वो एक जो समस्या है, जो उद्दीपन है, उसको समस्या को समाधान करने के लिए हमें बहुत सारी क्रिया करनी पड़ती हैं, और इन सभी क्रियाओं को करते करते कोई ना कोई एक तरीका मिल ही जाता है कि हम उस समस्या को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर सेम सिचुएशन फिर से आती है, मान लीजिए कुछ दिनों के बाद आई और आपको याद नहीं है कि आपने कैसे उस चीज़ को सॉल्व किया था, तो हो सकता है कि 2-4 बार जब आप हाथ पैर मारेंगे फिर आपके दिमाग में बात आ जाएगी कि हाँ मैंने इस तरीके से इस काम को किया था। और फिर धीरे धीरे बार बार जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी तो एक टाइम क्या आएगा कि आप डायरेक्ट वही सीख जाएंगे कि आपको कैसे करनी थी फाइनल वाली जो क्रिया है। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि आप बार बार अनुक्रिया कर रहे थे, फिर आपको फाइनल अनुक्रिया मिल गई, उद्दीपन यानी कि समस्या आपके सामने है, तो बाद में क्या होता है कि उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध है वो बहुत ही मजबूत बन जाता है। यानी कि समस्या आपके सामने आई, आपने तुरंत वो क्रिया कर दी और आपका समस्या हो गई सॉल्व। तो उद्दीपन और जो अनुक्रिया सिद्धांत है वो यही बताता है कि जैसे जैसे जब ये क्रिया बार बार दोहराई जा रही है तो उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध है वो मजबूत होता जाता है। और उसके बाद होता क्या है कि जो ये सॉल्व करने का आपने जो सीखा है वो आपके मन में परमानेंटली फिट हो जाएगा, फिर आप तुरंत वैसे ही करने लगेंगे। जैसे अगर हम अपनी लाइफ में लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लिखना ले लीजिए, पढ़ना ले लीजिए, चलना ले लीजिए, साइकिल चलाना देख लीजिए। शुरुआत में साइकिल चलाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब आप इतना हमारी जो उद्दीपन यानी कि साइकिल चलाने की समस्या और हमारी क्रिया साइकिल चलाना दोनों अब इतने मजबूत हैं कि एक बार में ही आप साइकिल पर बैठ के सीधा साइकिल चलाने लगेंगे, या कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो ये सभी जो बातें हैं इन्हीं को देख करके ये सिद्धांत बनाया गया था, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत या फिर व्यवहारवादी सिद्धांत। ठीक है, अभी दूसरा जो है वो है संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर उद्दीपन सिद्धांत। अब ये क्या होता है, उद्दीपन जो सिद्धांत है वो ये बोलता है, एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जो संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है ये इस व्यवहारवादी सिद्धांत का अपोजिट है। ठीक है, और ये उद्दीपन सिद्धांत कहलाता है। इस
का मतलब क्या होता है, या फिर इसका जो प्रतिपादित जो करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं उनका क्या विचार था कि ये जो सीखने की यानी कि जो अधिगम की जो प्रक्रिया है, जो पहले वाले उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में बताई गई थी कि एक चीज़ को बार बार दोहराने से हम जल्दी कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि होता क्या है कि जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें सिर्फ बार बार दोहराना ही सीखना नहीं होता है, बल्कि किसी भी प्राणी का जो उसकी सूझ है, उसके दिमाग की जो समझ है, उसका एक तर्क करना या उसकी मेमोरी है या उसके दिमाग की जो भी क्रियाएं हैं, उसी का रिजल्ट होता है कि वो किसी भी चीज़ को सीख पाता है, ना कि सिर्फ किसी चीज़ को दोहराने से। उनका कहना ये है। उनका कहना है कि जो सीखने वाले व्यक्ति को ये जो उद्दीपन होते हैं यानी कि जो समस्या होती है, सबसे पहले तो उसका अर्थ मालूम होना चाहिए कि ये समस्या चीज़ क्या है, और उसके बाद इनमें होने वाले जो संबंध हैं उनको समझ लेना चाहिए। और जब वो ये चीज़ें समझ लेते हैं, फिर उनका जो दिमाग है, जो प्राणी का जो ब्रेन है या मस्तिष्क है, उसमें क्या होता है, जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सभी का एक नक्शा बन के आ जाता है, और उसके बाद वो अपनी समझ या सोच से उन सभी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर लेता है। तो उनका और इनके कहने में बस यही अंतर है कि जो उद्दीपन जो सिद्धांत हैं उनका कहना था कि समस्याओं को समझ करके ये सॉल्व करते हैं, और इनका कहना था कि बार बार क्रिया करते जाओ तो अनुक्रिया और उद्दीपन में एक बढ़िया सा संबंध बन जाता है। अभी अगर मनोवैज्ञानिकों की बात करें तो जो पहली वाली जो थ्योरी है, इसके जो सिद्धांत हैं, ऐसे सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे जैसे कि थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल, मिलर, ये जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने ऐसे सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। और अगर संज्ञानात्मक सिद्धांतों की बात करें या उद्दीपन सिद्धांत जो प्रतिपादित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, उनमें आ जाते हैं जैसे कोहलर, बर्दाइमर, कोफा, पियाजे, टॉलमैन, ये जो मनोवैज्ञानिक हैं, ब्रूनर, ये आ जाते हैं उद्दीपन सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए। अब इसके अलावा ये जो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं जैसे कि थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत हम पढ़ेंगे, और उसके अलावा और भी बहुत सारे जो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, आपके ये सभी सिलेबस में है। तो जो सिलेबस में आपको जो बताए गए हैं यूपीटीईटी का, आप सिलेबस देखिए एक बार, चाहे तो मैंने इसके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने ऑलरेडी लिंक दी हुई है, आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें देखिए आप अंदर जा करके जहाँ पर सिलेबस दिया गया है नोटिफिकेशन में, तो वहाँ पर यही है जैसे स्किनर का सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। तो इन सभी सिद्धांतों को हम एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। फिलहाल आपको मैंने बता दिया कि सिद्धांत किस तरीके के, कौन से क्लास के सिद्धांत थे, दो जो कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने उस समय प्रतिपादित किए थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सीखने का वक्र, यानी कि अधिगम का जो वक्र है और अधिगम के वक्र के प्रकार क्या हैं, उन सभी को मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, जिससे कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अधिगम का वक्र और अधिगम का पठार, उसे आप समझ लीजिए। फिर अगली वीडियो में हम लोग इन सिद्धांतों को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वक्र क्या होता है। आप सभी जानते हैं, आपने मैथ में भी ग्राफ बनाए होंगे, तो ग्राफ पर जब हम किसी चीज़ को दर्शाते हैं, जैसे कि ग्राफ ऐसे दिया रहता है, कोई चीज़ में प्रोग्रेस होती है यानी कि उन्नति होती है, कभी ह्रास होता है, कभी उन्नति होती है, ऐसे करके चीज़ें होती है ना, ऐसे करके फाइनली फिर जैसे कि ये लोअर लेवल से फिर वहीं पे आके यहाँ पर जब वो प्रक्रिया खत्म हो जाती है, तो ये जो लेवल है वो बताता है कि कितनी उन्नति हुई, फाइनली कितनी अवनति हुई। तो इस तरीके से एक वक्र बनता है। अगर हम सीखने के वक्र की बात करें तो सबसे पहले हम भी ये जानते हैं या आप भी ये समझ लीजिए कि जब भी इंसान या प्राणी कुछ भी सीखने की कोशिश करता है या सीखना शुरू करता है, तो एकदम से वो किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं सीख पाता है, यानी कि एकदम से वो उसका एक्सपर्ट नहीं बनता है। चाहे कितना भी बड़ा वैज्ञानिक या कितना भी बड़ा चैंपियन आप किसी भी प्ले का गेम का ले सकते हैं, एकदम से वो उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता है, वो धीरे धीरे सीखता है। अब सीखने में क्या होता है कि कभी कभी जो सीखने की जो स्पीड है, कभी कभी तो काफ़ी स्पीड हो जाती है, कभी कभी हो सकता है कि जैसे प्लेयर का हम बोलते हैं क्रिकेट में आजकल फॉर्म में नहीं है, कभी कभी इतनी अच्छी फॉर्म में होता है कि उसका ग्राफ बहुत अच्छा चला जाता है, उसका रिकॉर्ड। तो यही है, तो कभी कभी क्या होता है, उसके जो विकास है, उसका जो सीखने का जो वो है वक्र है, उसमें कमी आ जाती है, सीखना कम हो जाता है, स्लो हो जाता है या रुक जाता है, और कभी कभी ये बहुत स्पीड से होता है। तो अगर हम उस पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसको अगर ग्राफ पर बनाएंगे तो ग्राफ पर क्या है, एक वक्र बन जाएगा। एक वक्र रेखा को ही अधिगम का वक्र बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर ये ऐसे करके वक्र बनाया तो ऐसे मान लीजिए ऐसे करके गया, या ऐसे जैसे भी वक्र बनता है किसी भी प्राणी का, तो इसी को बोला जाता है अधिगम का वक्र।
ये तो आपने समझ लिया सीखने का या अधिगम का वक्र क्या होता है, यानी कि अधिगम होने की जो भी एक स्टेप है, जो भी प्रक्रिया है, उसको अगर हम ये ग्राफ पे दर्शाते हैं तो वो हो जाता है अधिगम का वक्र। अधिगम के वक्र जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अब पहला है इसका प्रकार, वो है समान निष्पादन वक्र। तो नाम से आपको समझ में आ रहा है समान, इसमें कुछ ना कुछ चीजें जो हमेशा समान रहती है। अभी इसका मतलब क्या है, सबसे पहली बात है कि समान निष्पादन जो वक्र है इसका दूसरा नाम है रेखीय त्वरण वक्र। ठीक है, अगर इसे ऐसे कहीं लिखा आता है कि रेखीय त्वरण वक्र क्या है, तो जो आप समान निष्पादन वक्र पढ़ेंगे वही होता है रेखीय त्वरण वक्र। अभी नाम से आपको स्पष्ट हो गया है कि जब इस वक्र को बनाते हैं ग्राफ पर, तो हमेशा एक क्या है, एक सीधी रेखा आएगी, यानी कि हर एक प्रयास में जब भी इंसान ने सीखा है एक टाइम के हिसाब से, अगर टाइम स्केल में देखें कि 6 महीने में कितना सीखा, अगले 6 महीने में कितना सीखा, तो जो सीखने की जो मात्रा है या फिर निष्पादन बोल सकते हैं वो समान है। तो उसमें वक्र कैसा बनेगा, ऐसे करके वक्र बनेगा, यानी कि जो सीखने का जो एक, अगर यहाँ पर देखा जाए, इसे अगर हम मान लेते हैं टाइम हो गया ये, और ये हो गया इंसान का परफॉर्मेंस, ठीक है, यानी कि उसका एक नतीजा, तो वो हमेशा समान रहेगा। हर एक समान टाइम स्केल में उसने उतना ही गेन किया है, तो समान निष्पादन वक्र बोलते हैं, रेखीय त्वरण वक्र। एक सीधी रेखा बन जाती है, इसे बोल दिया है रेखीय त्वरण वक्र। अगला है धनात्मक त्वरण वक्र। तो इसके भी नाम से समझिए, एक तो त्वरण है इसमें और धनात्मक है, यानी कि पॉजिटिव है। कहने का मतलब है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, उन्नति होगी। तो इस प्रकार का जो वक्र बनता है उसमें क्या होता है कि शुरू में तो सीखने की जो स्पीड है वो काफी स्लो रहती है, धीरे धीरे चलेगी। उसके बाद जब अभ्यास हो जाता है, यानी कि एक चीज को जब पाठ को धीरे धीरे समझने लगता है, तो जब अभ्यास हो जाता है तो फिर क्या होता है कि जो सीखने की जो स्पीड है वो इस तरीके से सीधी चली जाएगी, यानी कि जो वक्र है वो तेजी से ऊपर की ओर उठता है। जब पाठ शुरुआत में कठिन लगता है प्राणी को तो सीखने में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, लेकिन फिर जब अभ्यास करता है तो वो बड़ी ही तीव्रता से वो सीखता है, उसमें गति आ जाती है। तो ये होता है धनात्मक त्वरण वक्र, या फिर आप बोल सकते हैं इसे वर्धमान शिक्षण वक्र। अगला जो प्रकार है वो है ऋणात्मक त्वरण वक्र। तो सेम यह धनात्मक का अपोजिट होगा। कहने का मतलब है कि अगर इसमें वक्र बनाएंगे तो इसमें होता क्या है कि शुरुआत में तो, यानी कि शुरू के जो प्रयास करता है प्राणी, उसमें सीखने की जो स्पीड है, गति है, वो तीव्र होती है, और उसके बाद क्या होता है कि वो गति धीमे धीमे स्लो होती चली जाती है। तो इसका एक रीजन भी हो सकता है कि कभी कभी थकान या फिर इच्छा ना होने की वजह से सीखने की जो गति है उसमें मंदता आ जाती है, स्लो हो जाती है। तो इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो हम ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि ये ऊपर वाली जो लाइन है ये है परफॉर्मेंस की और ये है टाइम की। तो समय के साथ साथ परफॉर्मेंस में धीरे धीरे कमी आ जाती है। तो ये हो जाता है ऋणात्मक त्वरण वक्र, या फिर जिसे दूसरा नाम भी बोल सकते हैं ह्रास निष्पादन वक्र। जैसे उसमें था ना समान निष्पादन या फिर धनात्मक त्वरण, ऐसे ह्रास होता है इसमें। और चौथा है एस आकाशीय वक्र। एस आकाशीय वक्र को अब हम समझेंगे अगले स्लाइड में। इस वक्र में बाकी के तीनों वक्र से थोड़ी सी भिन्नता है। इसे क्या है, एस आकाशी, यानी कि एस जैसा, एस आकारी है, सॉरी आकाशी नहीं, यहाँ पर एस आकारी है। तो ये एस आकार का जो वक्र बनता है इसीलिए इसे बोलते हैं एस आकारीय वक्र। इसमें होता क्या है, इसमें शुरुआत में क्या होता है कि जो शिक्षण की जो गति है वो शुरुआत में बहुत स्लो होती है, और धीरे धीरे जैसे ही प्रैक्टिस होती जाती है, अभ्यास होता जाता है, तो उस गति में थोड़ी सी स्पीड आती है, तो वक्र थोड़ा ऊपर उठता है। जैसे कि शुरुआत में जब पाठ को पढ़ता है जो प्राणी है, बालक है, तो पहले कठिन होता है तो सीखने में टाइम लगता है, फिर जब सीख जाता है तो उसमें थोड़ा सा स्पीड आती है। लेकिन जैसे ही वो जब सीखता है तो उसे दूसरा भी पाठ दे दिया जाता है। अब उस पाठ को वो पहले पढ़ा नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि फिर दोबारा से वो उसमें स्लो हो जाता है। और साथ में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो पाठ है वो पूरा का पूरा पाठ काफ़ी कठिन होता है। तो होना क्या है कि वो फाइनली वो स्लो ही होता चला जाता है। तो एक एस टाइप की एक आकार बन जाता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं एस आकारीय वक्र। तो ये 4 जो वक्र थे, वक्र के अधिगम के जो वक्र के प्रकार हैं वो आपने समझ लिए कि अगर किसी बच्चे का, अब इसका मतलब क्या है सीखने के वक्र का, अगर किसी बच्चे की परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम रिजल्ट निकालते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो वक्र बनाने में एक समझने में आसानी होती है कि आखिर इसने पूरी साल में किस तरीके से सीखा है। क्या एकदम से धनात्मक त्वरण में रहा है,
या ऋणात्मक रहा है या फिर नॉर्मल एक मीडियम स्पीड से चला है या फिर पहले स्लो था फिर इसने अच्छा गेन किया और बाद में इसकी सीखने की जो स्पीड है वो कम हो गई। उसके बाद रीज़न ढूंढे जाते हैं कि आखिर किस वजह से इसके अंदर ये प्रॉब्लम आई या फिर किस वजह से इसके अंदर इतना अच्छा गेन किया। तो इसलिए अधिगम का जो वक्र है ये सब चीज़ें एक शिक्षक को मालूम होनी चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे अधिगम का पठार या सीखने का पठार। तो सीखने का पठार का मतलब क्या होता है, जैसे कि पठार आपने अगर पढ़ा होगा भूगोल में, तो पठार और पर्वत में क्या अंतर होता है। पर्वत जो बनता है वो ऐसे बनता है, इसमें चोटी होती है। पठार क्या होता है, ऊपर एक मेज के आकार का, तो यानी कि स्थिरता आ जाती है यहाँ पर। तो सीखने में जब स्थिरता आ जाए, जब कोई प्राणी एक लेवल तक सीख चुका हो और फिर उससे आगे ना सीख रहा हो ना उससे पीछे जा रहा हो, जब स्थिरता होगी तो उसको बोला जाता है अधिगम का पठार। उस सिचुएशन को या उस समय को बोला जाता है कि अधिगम का पठार है। इस अवस्था को सीखने का पठार बोलते हैं। और सीखने के पठार जब उस अवस्था में इंसान चल रहा होता है तो सीखने में कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती है उस समय, ठीक है। अब सीखने का पठार आखिर मतलब ये जो अवस्था है वो आती क्यों है, इसके कारण क्या है और इसे हम कैसे इसका निराकरण कर सकते हैं। तो कारण में जैसे आप समझ सकते हैं ज्ञान की सीमा। ज्ञान की सीमा मीन्स जैसे कुछ लोगों को आपने कुछ कहानियां भी पढ़ी होंगी। एक कुम्हार होता है, उसका एक बेटा होता है। कुम्हार जब बर्तन बना रहा होता है तो उसे एक बर्तन का 5 रुपये मिलता है। मान लीजिए कोई भी बर्तन समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस, आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। और उसका जो बेटा होता है जब वो बर्तन बनाता है अच्छे से नहीं आते हैं तो उसे 1 या 2 रुपये मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो अपने बेटे को बताता रहता है, ज्ञान देता रहता है और एक दिन क्या होता है कि कुम्हार को ओनली 5 रुपये ही मिलते हैं एक बर्तन के और बेटे के 10 रुपये में बिकते हैं। लेकिन एक दिन बेटे को इस चीज़ का घमंड हो जाता है या फिर वो सोचता है कि जब मुझे अपने पापा से ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं तो मुझे ज्ञान ज़्यादा है, मेरी कला ज़्यादा अच्छी है। और वहीं पर फिर उससे आगे वो सीखना बंद कर देता है और उसके ज्ञान की एक सीमा आ जाती है और उसके बाद उसे 10 रुपये से ऊपर उसका जो मोल नहीं जाता। तो कहने का मतलब है जो ज्ञान है, ज्ञान की अगर आपने कोई भी सीमा सेट कर ली, लिमिट सेट कर दी कि बस अब हो गया, अब मैं बहुत इंटेलिजेंट हो गया, तो आपका वो सीखने का वक्र वहीं पर पठार आ जाएगा। उससे आगे या फिर आप उन्नति नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगला है उत्साह की सीमा या प्रेरणा की सीमा। यानी कि जो उत्साह और जो प्रेरणा है इनकी एक सीमा नहीं होनी चाहिए। हमेशा हमें एक दूसरे से प्रेरणा लेनी चाहिए, उत्साह को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे सीखने में हमेशा उन्नति रहेगी। अधिगम में कभी भी वो पठार वाली कंडीशन नहीं आएगी। नहीं तो ये पठार की एक कारण ये भी है कार्य की जटिलता। यानी कि शुरुआत में तो आप एक अच्छे मूड से किसी काम को करने में लग गए, लेकिन उसके बाद वो काम नहीं हुआ। जैसे कि मैथ का कोई क्वेश्चन है, एक तो आप उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते रहे, आपसे होता गया, फिर एक लेवल के बाद उसका आंसर आपसे नहीं निकल रहा है, थोड़ा बहुत देर आपने ट्राई किया और फिर नहीं हुआ, तो फिर आप उससे आगे उस क्वेश्चन को देख ही नहीं रहे हैं, दोबारा से सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका ये उस क्वेश्चन के अधिगम का पठार बन जाएगा। यानी कि आपका जो सीखना है वो अब वहीं पर रुक गया है, ठीक है। शारीरिक क्रिया की सीमा, फिजिकल एक्टिविटी जो होती हैं या जो अपनी की शारीरिक क्रिया है, ये भी इसकी जो सीमा है ये भी एक कारण है। इसकी वजह से भी अधिगम का पठार बनता है। और सीखने की अनुचित विधि एक तो एक बहुत बड़ा कारण है। कोई भी चीज़ को अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप गलत तरीके से सीख रहे हैं तो जल्द ही उसमें आप बोर हो जाएंगे, थक जाएंगे या फिर आप उसे दोबारा नहीं करेंगे। तो आप ना तो फिर सही सीख पाएंगे और ना ही गलत से कुछ ले हासिल कर पाएंगे। इस तरीके से जो सीखने की जो अनुचित विधि है वो भी एक कारण है सीखने का पठार बनने के लिए। अभी अगर जो सीखने का जो पठार है, मान लीजिए आप ऐसी अवस्था में हैं कि अधिगम के पठार वाली अवस्था में हैं, आगे अब आप कुछ भी सीख नहीं पा रहे हैं, तो इससे आप कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे आप अपनी जो अधिगम है उसमें उन्नति कर सकते हैं। उसके लिए कुछ टिप्स हैं। जैसे पहला है निराकरण का, प्रोत्साहित एवं प्रेरित करना। अगर आप खुद के लिए बात करते हैं तो हमेशा खुद को मोटिवेट करिए। जैसे दुनिया में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनसे खुद को प्रेरित करिए, या फिर आपके आसपास आपका कोई छोटा है जो इस अवस्था में है, अधिगम के पठार की अवस्था में है, तो उसे आप खुद मोटिवेट कर सकते हैं या उसे आप प्रेरित कर सकते हैं। रोचक और उत्तम विधियों का प्रयोग करना। अगर आप रोचक और उत्तम विधियों का प्रयोग करेंगे तो आपका इंटरेस्ट जागेगा और हो सकता है कभी कभी कोई ऐसी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी जो कि पहले नहीं मिल रही होगी जब आप झुंझलाहट में होंगे, और आप उस लेसन का, उस क्वेश्चन का या उस काम का सॉल्यूशन ले लेंगे, आपको मज़ा आने लगेगा, तो आप उस चीज़ को जल्दी सीख जाएंगे। जहाँ पर आप अटके हुए थे उससे आगे निकल जाएंगे। अगला जो है वो है विश्राम और उपयुक्त वातावरण। यानी कि काम करते करते आपको एक विश्राम की भी ज़रूरत पड़नी चाहिए और आप विश्राम करना चाहिए। अगर विश्राम कर रहे हैं तो सीखने के पठार वाली अवस्था से निकल जाएंगे।
और आपके आसपास एक उपयुक्त वातावरण भी होना चाहिए। सरल से जटिल की ओर के सिद्धांत को अपनाना। हमेशा आपको ये वाला जो सिद्धांत है सरल से जटिल, यानी कि पहले आप किसी भी समस्या को धीरे धीरे अलग अलग पार्ट में बांट लीजिए, उनके छोटे छोटे सॉल्यूशन को कीजिए, उसके बाद पूरी समस्या को सॉल्व कर लीजिए। तो और भी तरीके हैं सरल से जटिल वाले। कहने का मतलब है कि आप पहले उनको, अगर पूरी समस्या आपको एक बहुत बड़ा बोझ लग रही है तो आप उसको छोटा छोटा करके भी सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली आपको सॉल्व करना है। जब आप छोटा छोटा करके सॉल्व कर रहे होंगे, अगर आप आधे सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही एक जोश मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, और आपका जो सीखने का जो पठार वाली अवस्था है उससे आप निकल जाएंगे। तो ये हैं पूरे के पूरे टॉपिक के जो भी टॉपिक थे सिलेबस में अधिगम वाले के, वो मैंने आपको बता दिए। अभी बचे हैं इनमें अधिगम के सिद्धांत। तो अब अगले वाले वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अधिगम के सिद्धांत, और रखेंगे हम एक छोटा सा क्विज। ठीक है, चलिए मैं आपको क्विज पहले इसी में बता देता हूं, सिद्धांत आगे देखेंगे। तो क्विज का आपको आंसर देना है। ठीक है, समानता का नियम अधिगम का कौन सा नियम है, मुख्य नियम या गौड़ नियम? अभी आप बताइए इसका आंसर कि जो समानता का नियम है वो अधिगम का कौन सा नियम है। अगर गौड़ नियम की बात करें तो 5 गौड़ नियम थे, मैंने आपको बताए थे। और अगर हम मुख्य नियम की बात करें तो 3 मुख्य नियम थे। अब आपको ये बताना है, इसका आंसर आप देंगे या फिर मैं आपको दूं, ये आप देख लीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है गौड़ नियम, क्योंकि मुख्य नियम जो 3 थे आपको याद दिलवा देता हूं, वो थे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। गौड़ नियम में है ना एक लॉ ऑफ सिमिलैरिटी या फिर सादृश्य अनुक्रिया का नियम। ऑप्शन बी सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि अधिगम की प्रक्रिया में कौन सी विशेषता होती है, व्यवहार में परिवर्तन, अर्जित परिपक्वता से नहीं, या फिर उपरोक्त सभी। अधिगम की जो प्रक्रिया होती है इनमें कौन सी विशेषता होती है? तो इसका जो आंसर है वो है पहला ए। अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उससे व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसकी जो परिभाषा है वो भी यही थी कि पूर्व अनुभवों के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही अधिगम कहलाता है। क्वेश्चन 3 है कि सीखने के नियम किसने दिए हैं, पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने और कोहलर ने। तो मैंने बहुत बार आपको बताया था कि जो सीखने के जो नियम थे जो मैंने आपको बताए थे, मुख्य नियम और गौड़ नियम, वो दिए थे मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन 4 है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए उत्तम स्थान कौन सा है, खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं घर का वातावरण। तो संज्ञानात्मक मीन्स होता है आपके मेंटल डेवलपमेंट से, आपका जो मनोवैज्ञानिक जो है, आप सोचने की समझने की क्षमता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विद्यालय और घर का जो वातावरण है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होता है उसको क्या कहा जाता है, सीखना, सोचना, क्रिया करना या कल्पना करना। व्यवहार में आपके में जो स्थायी परिवर्तन होता है जो कि अभ्यास की वजह से होता है उसको क्या बोलते हैं आप? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? उसे अधिगम ही बोलते हैं हम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सीखना। तो क्वेश्चन 5 हो गए ये टोटल, 5 के मैंने आपको रिवाइज करा दिया एक तरीके से इस पूरे चैप्टर को। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। दोनों पार्ट को आप देखिए अच्छे से, फिर बताइए कि आपको कुछ फायदा हुआ। आपको अधिगम वाले चैप्टर में अब कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। मैंने चैप्टर नंबर 1 बाल विकास की अवधारणा और उसका अधिगम से संबंध, और चैप्टर नंबर 2 जो है अधिगम, ये दोनों यूपी टीईटी और जो अदर स्टेट टीईटी हैं इनके एक तरीके से सिलेबस के हिसाब से बनाया है। यूपी टीईटी के एक एक टॉपिक वाइज बनाया है, आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।